नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीनी टेक इनोवेशन को मिलेगा ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट। हाइनान एक्सपो में दुनिया भर के ब्रांड्स की एंट्री। मिडिल ईस्ट तनाव से बड़ी खाद की कीमत। अब समाचार विस्तार से। चीन ने साफ कर दिया है कि अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन को और मजबूत बनाने के लिए टारगेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। हाल ही में हुई एक अहम मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि बैंक लोन, निवेश और फाइनेंशियल सिस्टम को टेक सेक्टर के हिसाब से और बेहतर बनाया जाएगा। साल 2025 में टेक बेस्ड छोटे और मीडियम बिजनेस को मिलने वाले लोन में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, जो लगातार तीसरे साल जारी है। वहीं साइंस टेक बॉन्ड मार्केट भी तेजी से बढ़ा है। सरकार का फोकस है कि नवाचार, पूंजी, टैलेंट और डेटा को जोड़कर टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई देना है। चीन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दुनिया का सबसे बड़ा बिना पायलट वाला कार्गो ड्रोन चांगिंग 8 ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये ड्रोन सिर्फ 280 मीटर रनवे से उड़ान भर सकता है और इसमें 3.5 टन तक का सामान ले जाने की क्षमता है। खास बात यह है कि इसमें 18 क्यूबिक मीटर का बड़ा कार्गो स्पेस है और सिर्फ 15 मिनट में लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। ये ड्रोन 24 घंटे लगातार काम कर सकता है और 800 से 1500 किलोमीटर तक सेवा दे सकता है। माना जा रहा है कि यह एयर लॉजिस्टिक्स में गेम चेंजर साबित होगा। चीन के हाइनान प्रांत की राजधानी हाइको में छठा इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो शुरू हो गया है, जहां दुनिया भर के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। इस बार 60 से ज्यादा देशों के 3400 से अधिक ब्रांड्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि यह एक्सपो चीन के नए 5 ईयर प्लान के बाद पहला बड़ा आयोजन है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ नए प्रोडक्ट लॉन्च, बिजनेस मीटिंग्स और शॉपिंग इन चाइना जैसे कैंपेन भी चल रहे हैं। ये एक्सपो विदेशी कंपनियों के लिए चीन के बाजार में एंट्री का बड़ा मौका बनता जा रहा है। चीन में इस बार खेती का अंदाज पूरी तरह बदलता दिख रहा है। ड्रोन, ऑटोमेटिक मशीनें और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए खेती अब एक तरह की स्मार्ट फैक्ट्री बनती जा रही है। देश के हुनान प्रांत में धान की खेती में नई मशीनों से गुणवत्ता बढ़ी है। वहीं सिंचांग में जीपीएस आधारित मशीनें बीज बो रही हैं। वुहान में ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और सेंसर मिलकर खेती संभाल रहे हैं। बिजली का स्थिर सप्लाई के लिए स्मार्ट ग्रिड भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर डेटा और टेक्नोलॉजी के सहारे खेती को तेज, सटीक और ज्यादा उत्पादक बनाया जा रहा है। मेक्सिको सिटी का मशहूर बेनोटे स्टेडियम 22 महीने के रेनोवेशन के बाद फिर से खुल गया है। यह वही स्टेडियम है जहां पेले और मैराडोना जैसे दिग्गजों ने वर्ल्ड कप जीता था। 2026 वर्ल्ड कप में यह तीसरी बार ओपनिंग मैच की मेजबानी करेगा, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। स्टेडियम में अब 2500 स्क्वायर मीटर एलईडी स्क्रीन, नए चेंजिंग रूम और 87,000 दर्शकों की क्षमता जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। खिलाड़ियों और फैंस दोनों ने इसे शानदार बताया। माहौल ऐसा है कि वर्ल्ड कप का रोमांच अभी से महसूस होने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब खेती पर भी दिखने लगा है। ब्राजील में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कीमतें 40% तक बढ़ गई है, जिससे गेहूं की खेती मुश्किल हो गई है। किसान अब गेहूं बोने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि लागत बढ़ गई है, लेकिन कीमत नहीं मिल रही। ब्राजील अपनी 80% खाद आयात करता है और सप्लाई का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आता है, जो इस समय तनाव में है। हालात ऐसे हैं कि डीलर भी ना खरीद पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में खेती पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारत में किसी कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेस या प्रोजेक्ट में सीधे पैसे लगाता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। अब भारत सरकार ने चीन से आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के नियमों में ढील दी है। नए नियमों के तहत अब उन निवेश प्रस्तावों को ऑटोमेटिक मंजूरी मिल जाएगी जिनमें चीनी निवेशक की हिस्सेदारी 10% से कम है।
इसी मुद्दे को समझने के लिए आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से बात करेंगे। वे ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल भारत ने चीन से जुड़े निवेश नियमों में कुछ ढील दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये भारत की आर्थिक सोच में बड़ा बदलाव है या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए एक व्यवहारिक फैसला है? देखिए, अगर हम भारत की आर्थिक दृष्टि से देखें तो 2025 जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रहा है। भारत सरकार ने, विशेषकर मोदी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे भारत में निवेश का वातावरण बेहतर हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो। तो उसी दिशा में ये जो हाल में नोट 3 को लेकर जो संशोधन हुआ है, स्पेशली जो पड़ोसी देशों के संदर्भ में, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। और जहां तक इस फैसले को देखें तो ये फैसला कहीं ना कहीं कैपिटल और कैपेबिलिटी दोनों को बढ़ाने की दिशा में लिया गया है। क्योंकि अगर हम उद्योग की बात करें, भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ चाहता है, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका चाहता है, तो उसके लिए उसको निवेश चाहिए। और उस निवेश में जो चाइना से आने वाला निवेश है उसको लेकर भी कुछ ढील दी गई है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होता है, एक्सपर्टीज का भी ट्रांसफर होता है। विशेष करके कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर चाइनीज एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। तो उस दिशा में ये कदम लिया गया है और जिसमें नेबरिंग कंट्रीज से आने वाले इन्वेस्टमेंट को कुछ ढील दी गई है, स्पेशली जो 10% की सीमा लगाई गई है। और इसमें साथ ही साथ एक और नीतिगत बदलाव किया गया कि 60 डेज के अंदर उस प्रकार के जो प्रपोजल्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है और ये एक व्यवहारिक निर्णय है भारत की आर्थिक दृष्टि और आर्थिक सुधार की दिशा में भी, और पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों के लिए हाथ से, विशेषकर कि चाइना के संदर्भ में। अभिषेक जी, अगर किसी वजह से चाइना से आने वाला इन्वेस्टमेंट और सप्लाई अचानक कम हो जाए तो आपको क्या लगता है भारतीय उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा असर किन सेक्टर्स में पड़ेगा? कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत की चीन से आने वाले इंपोर्ट्स पर निर्भरता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो बैटरी इंडस्ट्री है उसमें है, सोलर इंडस्ट्री का जो पूरा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। इन क्षेत्रों में जो चीन से आने वाला या चीन से होने वाला जो व्यापार है उसकी बड़ी भूमिका है और किसी प्रकार के गतिरोध या प्रतिबंध की स्थिति में वो प्रभावित हो सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए भारत ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है, जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी को आगे बढ़ाता है कि जहां पर केवल डिपेंडेंस ना हो बल्कि चाइनीज अर्थव्यवस्था और चाइनीज निवेश और चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ में एक इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक मॉडल की बात। भारत सरकार मेक इन इंडिया के नारे पर आगे बढ़ रही है और मेक इन इंडिया की नीति, जिसका मतलब सेल्फ रिलायंस है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि उस सेल्फ रिलायंट अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में जहां से भी निवेश, जहां से भी तकनीक और जहां से भी चीजें आ सकती हैं उनका वो स्वागत करता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से भारत चीन के बीच एक इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक मॉडल बने, उस दृष्टि से भी हमें इसको देखना चाहिए। अभिषेक जी, आज आप भारत और चीन के रिश्तों को किस नजर से देखते हैं, खासकर आर्थिक स्तर पर? देखिए, भारत और आर्थिक दोनों ही दुनिया की बड़ी महाशक्ति हैं। अगर आप ग्लोबल जीडीपी के आंकड़े देखें तो चीन का शेयर लगभग 26% के आसपास है और भारत भी लगभग 15% के आंकड़ों के साथ ग्लोबल जीडीपी में अपनी बड़ी भूमिका देता है। तो भारत चीन के बीच जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो लंबे समय से इस बात पर निर्भर रही है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ एक बेहतर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक अच्छे राजनीतिक माहौल का रास्ता लेके निकले। भारत का कहीं ना कहीं प्रयास है कि जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसमें डी रिस्किंग और डी कपलिंग दोनों ही भारत की प्राथमिकता है और साथ ही साथ भारत एक सिलेक्टिव पार्टनरशिप विशेष करके उन क्षेत्रों में जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक हैं चीन के साथ बढ़ाना चाहता है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी भारत ने इससे पहले भी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का पूरा एक मॉडल चीन के साथ पेश किया था, जिसमें लेके कुछ प्रगति भी हुई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसमें कुछ गतिरोध बना रहा। लेकिन मुझे लगता है कि इन बदलावों के माध्यम से अब भारतीय अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था के बीच एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात होगी। भारत के लिहाज से वो डी रिस्किंग और डी कपलिंग पर होगा। साथ ही साथ जो चाइना प्लस का मॉडल है, चाइना 1+ का मॉडल, उसमें भी भारत अपने लिए विशेषकर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और सप्लाई चेन्स के लिहाज से एक बड़ी भूमिका देख रहा है। तो आने वाले वर्षों में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे राजनीतिक वातावरण बेहतर होगा, एक आर्थिक साझेदारी
जो कि पार्टनरशिप, कॉपरेशन और सहयोग पर आधारित होगी, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अभिषेक जी, अभी आपने डीकपलिंग की बात की। आपके विचार में क्या भारत कभी पूरी तरह चाइना से आर्थिक तौर पर अलग होने के रास्ते पर जा सकता है? नहीं, भारत की नीति आमतौर पर डीकपलिंग से डी रिस्किंग क्यों रही कि चीन के साथ अर्थव्यवस्था में एक, जैसा कि मैंने पहले बोला, एक इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जहां पर दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के सेक्टर्स में सहयोग कर रहे हैं। चीन के पास इन्वेस्टमेंट की शक्ति है, चीन के पास टेक्नोलॉजी की पावर है, चीन के पास कैपिटल की शक्ति है। तो जैसे मैंने बोला है कि फ्रॉम कैपेबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट चीन के साथ, और साथ ही साथ जो भारत से होने वाले एक्सपोर्ट है, जो कि भारत की चिंता ट्रेड एसिमेट्री और ट्रेड डेफिसिट को लेकर रहती है, तो उन क्षेत्रों में जब भारत से एक्सेस और भारत को एक्सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, तो भारत से भी चीन की ओर जाने वाला एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जो भारत के इंटरेस्ट के एरियाज हैं, जैसे मैंने बताया, सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बैटरी इंडस्ट्रीज है, इन क्षेत्रों में चीन से सहयोग को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल है, आईटी सेक्टर्स है, जेनरिक डाइसेंस में भारत के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो हम एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच बराबरी होगी और जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, उसको भी कम किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभिषेक जी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।